होती है जिसके आपके परिवार में होगा कोई ना कोई जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको मतलब ये चीजें ना लाइफ स्टाइल बीमारियां, लाइफ स्टाइल बीमारी मतलब कि हमारी जो दिनचर्या, खाने पीने का तरीका, रहन सहन जब हमारा गड़बड़ हो जाता है ना, तभी ये चीजें खराब होती हैं। तो आज हम अग्नाशय या पैंक्रियास कहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ सिचुएटेड है और क्या फंक्शन करती है। तो सर पहले वाली स्लाइड को शो करेंगे। देखो, जब भी हम जो भी खाना खाते हैं ना, आप सबको पता है, हम यहाँ से मुंह से लिया तो हम क्या रोटी जैसा खाते हैं वैसी निकलती है क्या? नहीं निकलती ना। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रोसेस रहती है। जब भी हमने खाना मुंह में लिया, मुंह में दांतों से चबाया, चबाने के बाद में हमारी लार ग्रंथियां जो रहती हैं, उनसे लार उसमें उसको सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट बनाने के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर से आ जाते हैं ना, बाहर से हमारे खाने के साथ चले जाते हैं, उनको किल करने की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो खाना हमने खाया, मुंह में गया, चबाया, चबाने के बाद में हमारे यहाँ एपिग्लोटिस से होते हुए, ईसोफेगस से मतलब होते हुए स्टमक में गया। स्टमक जो पेट बोलते ना, ज्यादा ज्यादा हिस्सा हमारा स्टमक ही कवर करता है। और स्टमक से ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से एक ये पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, शो हो रहा है ना, थोड़ा सा इसको सर हाईलाइट कर देना। ये जो पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये है पैंक्रियास। यस। तो ये सबके पास है, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ही है, अंदर से सबका सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो ये पैंक्रियास ग्रंथि क्या फंक्शन करती है, पहले तो देखो ये कहाँ सिचुएटेड होगी। देखो, ऊपर स्टमक है और नीचे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ड्यूडेनम एक सी शेप की एक संरचना होती है। सी शेप, इस तरीके का सी शेप है। सी शेप की संरचना के अंदर एक लिफ्ट मतलब पत्ती के आकार की ऐसी संरचना होती है, जो कि 6 इंच लंबी है। ये देखिए, इसको और थोड़ा सा हाईलाइट करा है। ये 6 इंच लंबी एक संरचना है, जिसके अंदर मतलब ये ऑर्गन है, सेल है ना। सेल मतलब कि सेल से बना हुआ एक ऑर्गन है, जिसके डबल फंक्शन है। आप लिख सकते हैं कि इसका वजन कितना है, 60 से लेके 100 ग्राम के समथिंग की, मतलब बहुत छोटी सी ग्रंथि है, जिसका फंक्शन बहुत बड़ा है। डबल फंक्शन करती है ये। डबल फंक्शन, डबल फंक्शन कोई दो काम करता है क्या? हम लेडीज करते हैं ना दो काम, घर को भी संभालना, बाहर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, हमारे तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे ही ये जो पैंक्रियास ग्रंथि है ना, दो काम करती है। दो काम काम कैसे? एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन मतलब कि खाने को पचाने में हेल्प करती है। दूसरा, एक सिक्रीशन और निकालती है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन, दो फंक्शन हो गए इसके, एक तो डाइजेस्टिव का, खाने को पचाने का, दूसरा जो है इंसुलिन निकालने का। तो इसमें ना लिव्स, सर नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, जो ये संरचना दिखाई दे रही है ना, इसमें एक नली बीच में दिखाई दे रही होगी आपको, एक पतली सी एक नली रहती है। ये नली क्या करती है कि जो भी ये द्रव्य एकत्रित करता है ना, ये ग्रंथि जो भी कुछ निकालती है ना, उसको डाइजेस्टिव के रूप में ये ड्यूडेनम जो शीश आकार की संरचना है ना, इसमें लाके छोड़ देती है। और इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये गॉल ब्लैडर है। आपने सुना होगा ना, किसी को पित्ताशय की पथरी हो गई, परिवार में किसी का सुना होगा कि पित्त की पथरी हो गई, तो ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है ना, ये लीवर से अटैच होती है। और लीवर वहां से एक बाइल, एक जूस, बाइल जूस होता है, वो एकत्रित करके इस गॉल ब्लैडर में डाल देता है। और गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और ड्यूडेनम, मतलब ये कनेक्टेड रहता है इंटरनली, एक नली से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि ड्यूडेनम में जाके खुलती है। और वहां ये क्या फंक्शन करता है, जो भी हमने ऑयली चीजें खाई ना, फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, मतलब जो भी वसा वाली चीजें, उनको पचाने का काम करती है। और पचता कैसे है? ये पित्त रस जो आता है ना, मतलब ये जो कहना चाहिए कि पैंक्रियास से जो रस निकलता है ना, पैंक्रेटिक जूस, ये मतलब इसमें ये खाने को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। व्हाट इज एंजाइम? कोई बता सकता है एंजाइम क्या है? हैंड रेस करें जिसको पता है कि एंजाइम क्या है। ये संतोष मैम बताएंगे एंजाइम क्या है। यस सर।
कर दीजिए। यस मैम, एंजाइम खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एक तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि खाने को और इजी करके आगे प्रोसेस करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। यस मैम, यस मैम। बस एक से ही जानेंगे अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो, ये खाने को पचाने में हेल्प करने वाले कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि पैंक्रियास ग्रंथि से मतलब निकल के आते हैं। जैसे कुछ नाम भी मैं आपको बताती हूँ, पेप्सिन कभी सुने हो, काइम, ट्राइमोक्रेप्सिन, मतलब इस टाइप के कुछ एंजाइम रहते हैं जो हमारे खाने को तोड़ने का काम करते हैं, फैट का पाचन करने में हेल्प करते हैं, जो भी हमने खाया है उसको विघटित करने का काम करते हैं। तो पैंक्रेटिक जूस जो निकलता है ना, वो लगभग आधा लीटर के समथिंग में निकलता है, आधा लीटर। इसको आप नोट कर सकते हैं, 500 ml से लेके 800 ml तक ये पैंक्रियाटिक जूस निकालती है ये ग्रंथि पर डे, है ना। मतलब दिन भर में समथिंग में आप मान के चलो 1 लीटर से थोड़ा सा ही कम ये इतना जूस निकालती है। इसलिए बोला जाता है ना कि पानी ज्यादा पियो, क्योंकि देखो सलाइवा भी लगभग लगभग हमारा 1 लीटर दिन भर में निकल जाता है। जो मुंह में लार बनती है ना, ये भी वाटर बेस्ड ही रहता है ना, ज्यादातर इसमें दूसरी चीजें भी रहती हैं। लगभग 5% ही, सारे ऑर्गन 5% ही कुछ सॉलिड मटेरियल अपना निकालते हैं, बाकी ये वाटर ही रहता है। लार ग्रंथि लार बनाती है तो लगभग लगभग 1 लीटर पानी चाहिए रहता है। इसके बाद में जो हमारा स्टमक हमने पढ़ा ना, वो भी लगभग 1.5 लीटर के समथिंग में गैस्ट्रिक जूस निकालता है। HCl का नाम आपने सुना होगा, जो स्टमक में सिक्रीशन होता है उसे HCl, एसिटिक मीडियम रहता है। जब हमारा खाना ड्यूडेनम में जाता है ना, तो पैंक्रियास जो निकालता है ना, वो क्षारीय, मतलब कि एसिटिक के बाद में एसिटिक को अम्लीय बोलते हैं, और क्षारीय हिंदी वर्ड है जो कि पैंक्रियास ग्रंथि से निकलता है। पैंक्रियास जो है मतलब उसको खाने को क्षारीय कर देता है। यदि वो क्षारीय नहीं करे तो स्टमक में जो एसिड है उससे छाले हो जाएंगे, हमारा पेट में कितनी बड़ी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि उसने अपना सिक्रीशन नहीं निकाला तो पेट में पूरे में छाले हो जाएंगे, क्योंकि स्टमक में हमारे एसिड बनता है। आप देखिए ये वाला जो फोटो शो हो रहा है, इसमें जो ये इस सिक्रीशन को बनाने का काम करते हैं, इन्हें एसिनार सेल कहा जाता है। और देखो सब चीज को भोजन चाहिए रहता है। आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल के अंदर माइक्रोकोन्ड्रिया, एक किसी ने नाम सुना हो, वो एटीपी और मतलब खाने को एटीपी के रूप में सुरक्षित करके रख लेती है। जब भी हमें जरूरत होती है तो एटीपी टूट के और भोजन हमें तैयार मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने खाना नहीं खाया तो हम आज ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हमारा शरीर ना कुछ चीजें स्टोर करके रख लेता है। पूरा सेल, जो भी सेल से बना हुआ है ना, हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है। सेल फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन, पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये ग्रंथि भी इसी तरीके से फंक्शन करती है। इसमें कुछ सेल्स से बनी हुई रहती है। कुछ सेल जो है ना हमारे डाइजेस्टिव के लिए फ्लूइड एकत्रित करती हैं, और कुछ सेल जो होती है जैसे कि कुछ सेल्स से मतलब कि दूसरी टाइप की जो सेल है उसको बीटा सेल बोलते हैं, जो हमारे लिए इंसुलिन निकालती है। किसी ने सुना आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल, इसका पर्टिकुलर नाम होता है, जो हमारे लिए इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये डायरेक्ट मतलब ब्लड में जाता है और हमारे भोजन में आया हुआ जो भी है ना ग्लूकोज, जो भी हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज बनता है ना, जिससे हमारी एनर्जी निकलती है। मतलब जो भी हमने खाया कार्बोहाइड्रेट और ये सब कूट के हमें ग्लूकोज बनाते हैं और उससे हमारी एनर्जी बनती है। तो ये सेल क्या करते हैं, उसको मतलब बॉडी को लगाने में हेल्प करते हैं। नहीं तो उसके बिना हमारा शक्कर का पाचन नहीं होता है, वो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं, है ना। तो ये दो फंक्शन हो गए, एक तो डाइजेस्टिव फंक्शन हो गया, दूसरा एक ये जो है इंसुलिन हार्मोन निकालती है जो हमारे शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और तीसरा फंक्शन ये हो गया कि बाइकार्बोनेट्स कुछ प्रोडक्ट ऐसे निकालती है जिससे हमारा भोजन जो है क्षारीय हो जाता है। अम्लीय, स्टमक ऊपर अम्लीय रहता है, नीचे जब आता है तो वो क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा भोजन मतलब पचने में और ज्यादा हेल्प मिलती है।
तो दो इसके फंक्शन हो गए। आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लेना है कि इसके दो फंक्शन है। एक तो ग्रंथि वाला फंक्शन है, हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यदि ये ग्रंथि खराब हो जाए तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। और यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अपना फ्लूइड नहीं डाले तो हमारे भोजन नहीं पचता है। भोजन नहीं पचता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है? गैस, पेट फूल जाता है ना, गैस बनने लगती है, या अल्सर तक भी हो जाते हैं। या आप देखो बॉडी ना कुछ रिएक्ट करती है। जब अंदर कुछ ऐसा होता है ना तो बॉडी रिएक्ट करती है, हमारा खाना खाने का मन नहीं होता, और यदि हम खा भी लेते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है। किसी किसी को देखा होगा ना, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है। तो ये ग्रीन कलर की वॉमिटिंग इंडिकेट करती है कि उसके गॉल ब्लैडर या पैंक्रियास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग हो रही है। या नीचे यदि जाएगा भोजन तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो हमारा ऑयली और फाउल स्मेलिंग वाला स्टूल पास होगा। इतनी गंदगी और इतनी बदबू आएगी कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। या भोजन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। अब उसमें वो चीजें मतलब हाँ, एंजाइम ने अपना काम करा ही नहीं, तो भोजन हमारी बॉडी को लगेगा कैसे? तो वो इंसान ना माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब कि वो कुपोषित हो जाएगा, उसको कुछ भी शरीर में खाया पिया लगेगा ही नहीं, है ना। इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक यदि हमारा खराब होगा तो। और यदि हमारा इंसुलिन हार्मोन वाला सिस्टम खराब होगा, बीटा सेल यदि हमारे खराब होंगे, तो कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स आएंगे। देखो ये वाली स्लाइड को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि ये पैंक्रियास ग्रंथि है। पैंक्रियास ग्रंथि ने अपना जो है काम करा, और काम करने के बाद में जो हमारा लीवर होता है ना, जो भी हम देखो एक बार फिर से मैं बताती हूँ पूरा ट्रैक कैसे काम करता है। कि जो हम खाना खाते हैं, खाना धीरे धीरे पाचन के लिए जाता है, प्रोसेस होने के लिए जाता है, लिक्विड फॉर्म में होने के लिए जाता है। लिक्विड फॉर्म कहाँ से हो गया? कुछ तो स्टमक में हो गया, कुछ पैंक्रियास ग्रंथि ने कर दिया। उसके बाद में कुछ पैंक्रियास ग्रंथि के नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से पोर्टल वैन के थ्रू, एक वैन होती है, आपने सुना होगा, जो हमारा सिस्टम चलता है ना, वो वैन और आर्टरी और वैन से ही चलता है। जो हार्ड रहता है, मतलब कि नलियां रहती हैं, जो हमारे नली बोल सकते हैं इसको। मैंने हार्ड वाले चैप्टर में आपको समझाया था कि आर्टरी और वेन्स होते हैं जिनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त रहता है। तो पोर्टल वेन में भी है तो अशुद्ध ही, क्योंकि ये भोजन को, हमारे पचे हुए भोजन को लीवर के पास लेके आ रही है। और फिर लीवर क्या करता है? सारी चीजें निर्माण करता है, अच्छे से बनाता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, जो भी चीजें रहती हैं उन सबका निर्माण करता है। और निर्माण करने के बाद में हमारे हार्ट को देता है, और हार्ट फिर पंप करके हमारे ग्लूकोज, जो भी हमने भोजन लिया है, उसको हमारे मसल्स तक लेके आता है, जो हमारे फैटी टिश्यू हैं उन तक लेके आता है, और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन करता है। इसके अलावा फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको किडनी के पास ले जाता है, और किडनी उसको बाहर निकालने का काम करती है। कुछ जो है, जो हमारे भोजन में, अब ये यहाँ तक का ऐसा हो गया, और कुछ फीसेस के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू वेस्टेज हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रोसेस हमारी चलती है खाने की, जो कि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अच्छा खाएंगे तो हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, गलत खाएंगे तो ये ऑर्गन अंदर से धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो ऐसा ही सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। ये जब हमारी पैंक्रियास ग्रंथि जब खराब होने लगती है ना, अंदर जब हमारा ये अग्नाशय की बीटा सेल ठीक से फंक्शन नहीं करती हैं, तो हमारा भोजन में जो शक्कर है उसका पाचन नहीं हो पाता। मतलब कि वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर शुगर आया तो सही, बट हमारे बॉडी ने उसमें बीटा मतलब इंसुलिन हार्मोन नहीं था। हार्मोन नहीं होने की वजह से वो हमारे ऑर्गन्स को ही नहीं मिला। जब हमारे अंदर से ऑर्गन्स को ही नहीं मिलता है ना, तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, इंटरनली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मान लो किसी की लाइफ स्टाइल खराब हुई, किसी पेशेंट से मैं रिलेटेड करूं तो मान लीजिए कि किसी पेशेंट को पता नहीं है कि उसको शुगर हो गया है, वो तो खाए जा रहा है, बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो अंदर वाले जो ऑर्गन्स है ना, उनमें क्या हो रहा है कि अंदर से उनमें कुछ ऐसी, अभी जैसे मैंने बताया, आर्टरी की बात करें, आर्टरी, कोई भी आर्टरी है ना, वो उसके अंदर शुगर भरा हुआ है, ब्लड के अंदर, ब्लड ही है ना उसके अंदर, तो ब्लड यदि भरा हुआ है तो उसमें यदि शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो जो उसका
कवरिंग है, वो कवरिंग ना खराब होने लगता है। कवरिंग खराब होने लगता है, उसमें ओमेगा 3 होना चाहिए जो उसके कवर को अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। और वो लचीली होना चाहिए, लचीली रहेगी तभी तो हमारा पूरा ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये फ्लो लचीलापन नहीं रहता, आर्टरी है ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, एक मतलब मुड़ती नहीं है, एकदम कड़क पड़ जाती, कड़क शब्द अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ऐसे ही कुछ जब होता है हमारी बॉडी के अंदर, शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो हमारी जो आई है ना, आंखों में प्रॉब्लम आने लगती। क्यों कि बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज, बहुत छोटी छोटी नलियां आंखों के लिए सप्लाई करती हैं, तो वो फट जाती हैं या उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है जिसके कारण हमारे आंख से हमें दिखना कम हो जाता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है। आपने सुना होगा ना, रात को सोया, सुबह उसको पैरालिसिस हो गया एक हिस्सा, उसको पता ही नहीं था कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था। इसके कारण उसकी कैपिलरीज, नर्व्स मतलब डैमेज हो गई, हैमरेज हो गया। जिस साइड से हैमरेज हुआ उस साइड में जो सप्लाई करने वाली चीजें थी वो वहां खत्म, तो ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है ना। अटैक आ जाता है, साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक के बारे में मैं पहले भी बताया था आपको, ये भी एक इसी टाइप से होता है कि हमारे हार्ट को जो सप्लाई करने वाली मेन आर्टरीज रहती, कोरोनरी आर्टरी, उसमें कुछ वो भी लचीली नहीं हो रही, डायबिटीज के शुगर के कारण वो भी, उसका भी फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो वो भी डैमेज होने लगती है। तो डायबिटिक कोरोनरी आर्टरीज मतलब कि ये डायबिटीज की वजह से, शक्कर की वजह से उसको प्रॉब्लम आ जाती है। या जैसे नीचे वाले जो पार्ट रहते हैं जहां मतलब दूर तक हार्ट को फेंकना रहता है ब्लड, जैसे पैर तक उसको ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता शुगर के कारण। नीचे वाले डिस्टेंस जहां ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, जहां न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए पूरे ऑल ओवर बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो आर्टरी भी वहां से मतलब कि खराब होने लगती है। तो पैर में देखा होगा ज्यादातर शुगर वाले पेशेंट को कोई भी घाव हो जाता है तो वो धीरे से भराता नहीं ना, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है उसकी, मतलब वुंड हीलिंग की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो पैर में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, पैर में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि वहां यदि कोई भी घाव हो गया वो भरेगा नहीं, और धीरे धीरे मतलब उसको डायबिटिक फुट बोलते हैं कि ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि उसको या तो पैर कटवाना पड़ेगा, वहां सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो घाव भरता नहीं। तो कितनी खराब कंडीशन होगी। इसके अलावा जो हमारा किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, आप सभी को बताया, वो छन्ना है हमारी वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए। तो हमारी किडनी अंदर से नेफ्रॉन्स होते हैं, उसकी संरचना में एक नेफ्रॉन बोलते हैं, वो नेफ्रॉन खराब होने लगते हैं, वो छन्ने खराब होने लगते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपने सुना होगा ना कि अब तो उसका डायलिसिस चलेगा, अब उसको शुगर हो गया था उसके कारण उसकी किडनी खराब हो गई, और अब उसको डायलिसिस का मतलब कि अलग से फिल्टर करना पड़ेगा उसके ब्लड को, नहीं तो वो चला जाएगा। कितनी खराब कंडीशन हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा आपके परिवार में भी किसी को शुगर है, ब्लड, ये शुगर वाली जो प्रॉब्लम है ना, तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब कि उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करता है, उसके न्यूरॉन्स जो है ठीक से, उसकी याददाश्त ठीक से नहीं है, उसको नींद प्रॉपरली नहीं आती और बहुत थकान रहती है बॉडी में। और मतलब ब्लड का फ्लो नहीं होने की वजह से पैरों में सड़पन चलती है, ऐंठन आती, क्रैम्प्स आते हैं, तो इस टाइप के इंटरनली इशू आते हैं। और बाहर से क्या दिखाई देते हैं सर, अगली वाली स्लाइड। चलो, है ना, देखो बाहर से, सर एक और है क्या स्लाइड? कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखो बाहर से हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बाहर से उसको बार बार प्यास लगती है, उसका मन बार बार होता है कि मैं पानी पी लूं, नहीं तो मैं क्योंकि देखो एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो उसको बार बार सबसे पहले सिम्टम्स उसको यही आते हैं कि उसको प्यास बहुत लगती है, या फिर प्यास बहुत लगती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार बाथरूम की शिकायत लेके आते हैं पेशेंट कि मुझे बार बार बाथरूम जाना लग रहा है, और बार बार मुझे प्यास लग रही है, और बहुत ज्यादा थकान लगती है, बहुत ज्यादा थकान और वीकनेस लगती है, और बार बार उसको भूख बहुत लगती है। तो इस तरीके के 3-4 सिम्टम्स उसके पास में मिलते हैं कि एक तो मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है,
आप भी अपने परिवार में ऐसे जज कर सकते हैं कि किसी को यदि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो बार बार बाथरूम के लिए जा रहा है, रात में उसको बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बाथरूम बार बार जाना ही पड़ रहा है, या पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि डिमांड करती बॉडी की एनर्जी दो, तो खाना बहुत खाने लगता है और प्यास बहुत लगने लगती है, और फिर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है, कमजोरी बहुत ज्यादा आने लगती है। इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस, इस सिम्टम्स को बोलते हैं पूरा कंडीशन को, कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया उसको। कुछ इस तरीके की चीजें रहती हैं कि अब ये देखो, इसमें एक हेल्दी पेंक्रियास कैसे काम कर रहा था। आप इसको देखिए कि हेल्दी पेंक्रियास ने क्या करा कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लिया और कुछ ऐसे रिसेप्टर निकाले जिससे जो है ग्लूकोज उस बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर लग गया, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, एनर्जी जो चाहिए थी वो मिल गई, ठीक से मिल गई। तो ये डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, आपने देखा होगा या इसमें यहाँ पर आपने सुना होगा कि दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि उस सेल के अंदर ना कोई ऐसे रिसेप्टर है ही नहीं, मतलब कि सेल ही खत्म है, उस पैंक्रियास में सेल के अंदर ऐसे कुछ रिसेप्टर रिलीज ही नहीं है जिससे ग्लूकोज सेल को लग सके। तो ये ज्यादातर ना बच्चों में होती है, माँ से ही आती है बच्चों में, जिसमें डायबिटीज मतलब लगती ही नहीं है उसको, है ना, मतलब कि सेल ही नहीं है उसके अंदर, तो उसको रिसेप्टर रिलीज ही नहीं होंगे, तो मतलब उसका कुछ होना ही नहीं है, तो अलग से उसको इंसुलिन दिया जाता है ताकि बॉडी में सेल को ग्लूकोज मिल सके, सेल को एनर्जी मिल सके। और टाइप 2 वाला क्या होता है कि टाइप 2 में मतलब रिसेप्टर तो है, मतलब कैपिलरी आर्टरी तक आ गया है, जो भी शुगर उगर है वो वहां तक आ गई, बट फिर उसको, उसमें सेल में रिसेप्टर खत्म है, है ना, मतलब उसमें तो सेल ही नहीं है और इसमें सेल तो है, रिसेप्टर तो है, बट वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण थोड़ा सा ओल्ड एज में होती है, 30-35 साल से शुरू होती है। जैसे ब्लड प्रेशर का सिस्टम रहता है ना, वैसे ही इसका भी कुछ सिस्टम रहता है कि ये बाद में रिलीज होती है, मतलब कि हमारे, इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, प्रॉपर खाना पीना ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं। कब ठीक कर सकते हैं? जब पेशेंट है ना अर्ली स्टेज में आ जाता है, अर्ली स्टेज जैसे उसको शुरुआत हुई, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब यदि वो बाद में आएगा तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल आप रेंज लिख सकते हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल शुगर लेवल 60 से 140 mg पर होना चाहिए, पर डेसीलीटर, हाँ डेसीलीटर होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मली शुगर का यदि हम टेस्ट करवाते हैं तो 60 से 140 होना चाहिए। बट ये क्या, जैसे फास्टिंग में यदि हम करवा रहे हैं ना, तो फास्टिंग वाला 60 से 100 तक भी नॉर्मल है। फास्टिंग का मतलब सुबह खाली पेट यदि करवाते हैं ना शुगर का लेवल टेस्ट, तो 60 से 100 तक भी नॉर्मल है। पर यदि हम खाना खाने के बाद का करा रहे हैं तो खाना खाने का 100 से लेके 140 तक नॉर्मल है। देखो बॉडी में ना सारी प्रोसेस एक जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत, इसीलिए इसको बीच का लेवल निकालते हैं, है ना। एकदम से शरीर एकदम से फिट नहीं रहता है कि अभी मैंने टेस्ट कराया तो मेरी शुगर लेवल 100 आएगी, 100 एक एक्यूरेट डायमीटर नहीं होता है, इसलिए 2 डायमीटर निकालते हैं कि इसका बीच का तो होना ही चाहिए। इससे यदि ज्यादा चला जाएगा तो बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी, और इससे कम है तो भी वो बाउंड्री क्रॉस हो गई। तो ये एक मीडियम लेवल होना चाहिए खाना खाने के बाद का, हमारा लगभग एक्यूरेट सही है, बट 120 भी सही है, 130 भी सही है, बट वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो 140 उसने क्रॉस कर दिया। 150 पर वो यदि मेरे पास आया तो मैं उनको बोलूंगी कि भाई आप अपने खाने में शुगर की चीजें बंद कर दो, अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लो, तो हो सकता है ये ठीक हो जाए। बट उसने वहां भी नहीं सुधारा, तो वो उसका लेवल 200 तक चला गया, 250 तक चला गया, तो फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा फिर तो उसको ऑल टाइम जीवन भर गोली ही खाना पड़ेगी, वो ठीक ही नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता, फिर तो उसको जीवन पर्यंत ही गोली खाना पड़ती है। तो बॉडी
इस तरीके का रिएक्शन देती है। पहले वो संकेत देती है कि मैं खराब हो रही हूँ, आप ध्यान रख लो, आप ध्यान रख लो, बट लोग समझते ही नहीं है, चले जाते, खाए जाते, टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वाली। हाँ, ये रिस्क फैक्टर कौन से हैं? देखो, किन लोगों को डायबिटीज होने का रिस्क रहता है? ज्यादातर खतरा किन लोगों को होता है कि डायबिटीज हो सकती है? तो देखो, फैमिली हिस्ट्री का देखा होगा कि परिवार में यदि किसी को डायबिटीज चले आ रही है ना, तो फैमिली हिस्ट्री हम ऐसे मान सकते हैं कि माँ को यदि डायबिटीज है तो उसको सेल ही नहीं है, पैंक्रियास ग्रंथि के अंदर कुछ सेल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो जन्म से ही बच्चे को आ सकती है। पर यदि हम हेल्दी हमारी लाइफ स्टाइल फॉलो करें तो हम हमारी पीढ़ी को ये बीमारी नहीं दे सकते। यहाँ तो सभी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, तो पीढ़ी में ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फैमिली हिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं उन लोगों को रिस्क रहती है ना शुगर होने की। अनहेल्दी का मतलब जो लोग लिपिड वाली फैट वाली और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो लोग ज्यादा इंटेक करते हैं। यहाँ तो सब लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स से इंटेक करते हैं ना। आपके फार्मूला नंबर 1 पे भी लिखा होगा एक ऐसा नीचे मार्क्स करके कि ये डाउन है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जीआई करके लिखा हुआ है ना। तो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, सिंपल वाले को शुगर होने का ज्यादा चांस रहता है। या जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, जिनका सोना ठीक से पर्याप्त नहीं हो रहा, या जो लोग है ना मतलब अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल मतलब शराब पीते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग तम्बाकू खाते हैं, इन लोगों की भी ना वेंस ना एकदम कड़क हो जाती है, उनमें लचीलापन नहीं रहता है, और वो धीरे धीरे शुगर का, ब्लड प्रेशर का शिकार होने लगते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं। तो ओवरवेट वालों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जिनका बीएमआई नहीं है बराबर, उन लोगों को बहुत खतरा रहता है कि उसकी पैंक्रियास ग्रंथि खराब होने वाली है और उसको डायबिटीज होने वाली है। अभी तो एक न्यूज में भी आ रहा था ना कि जिनका बैली फैट ज्यादा है या पेट वाला साइज ज्यादा है, थाई वाला साइज ज्यादा है, तो उनको ओवर मतलब रिस्क है इसे ब्लड प्रेशर होने की और डायबिटीज होने की। डायबिटीज होने की कितनी ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है यदि बीएमआई हमारा सही बराबर नहीं है, या जिनका मतलब शुगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर किन लोगों का ज्यादा रहता है? जो खाने में खूब नमक खाते रहते हैं, वो भी यही लिपिड वाली ज्यादा चीजें खाते रहते हैं, जिसके कारण से जो आर्टरी है वो कड़क पड़ जाती है और उसमें कहीं भी थक्का जमने का, कहीं भी क्लॉट आने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटीज मतलब कि अभी उनको डायबिटीज घोषित नहीं करा है। डायबिटीज घोषित कब होती है? जब 150-200 से ऊपर चला जाता है तो डायबिटीज होगी। और प्री डायबिटीज की उसका बढ़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा डायमीटर यदि बढ़ने लगा है ना, तो वो यदि खाने में मीठा और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं उनको अवॉइड कर दे, ठीक कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज का मतलब ये है कि माँ जब गर्भ में बच्चा रहता है तो जन्म से ही उसको डायबिटीज आ जाती है। तो हम इनमें से कुछ सारी चीजों को आगे पीढ़ी में नहीं देने के लिए हम सीख सकते हैं कि आगे हमारी जनरेशन में नहीं जाए। क्योंकि देखो, हमारी जनरेशन में हमारे पास तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे माता पिता की लाइफ स्टाइल होने की वजह से आजकल कितनी बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट 100 यदि मैं पेशेंट देखूं ना तो 50-60 पेशेंट ब्लड प्रेशर शुगर के निकल रहे हैं आज। और इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी आप नोट करिए। ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं हम वाटर इनटेक बढ़ा के, वाटर इनटेक पानी का सही मात्रा में लेके, क्योंकि देखो सारे ऑर्गन्स को इंटरनली सब चीजें चाहिए रहती हैं। वाटर इनटेक प्रॉपर करके, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खा के, कॉम्प्लेक्स फूड खाइए। कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ से हम सीख रहे हैं ना पर डे कॉम्प्लेक्स फूड कौन से हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट मतलब ग्रीन वेजिटेबल जो भी हैं उनको खा के, फ्रूट्स खा के। और प्रोटीन तो चाहिए चाहिए, क्योंकि बाहर भी मसल्स को वर्क करने के लिए प्रोटीन चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटीन बराबर मात्रा में चाहिए। हमारे मेंटल हेल्थ को हम सही करके, हमारी मेंटल हेल्थ को यहाँ से हम
कितना अच्छा सीख रहे हैं ना, हमारे एंजाइटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम हमारे मेंटल को सही कर सकते हैं। मेंटल का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है डायबिटीज में। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, उन लोगों को डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी हैबिट्स को हम इम्प्रूव करके हमारे पैंक्रियाज ग्रंथि को हम बहुत अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम हर्बल में कितना अच्छा फूड ले रहे हैं, है ना। फार्मूला नंबर 1, जिसमें कितने सारे चीजें हमें वहां से हमें मिल जाती है। मल्टीविटामिन तो कितना ज्यादा जरूरी रहता है। सेलेनियम हुआ, जिंक हुआ, ये सारे ऑर्गन ना हमारे अंदर से हमारी बॉडी को, ऑर्गन को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो हुए ना हमारे लिए कामयाब कि हमें ये लेना ही है। ओमेगा 3 इंटरनली सपोर्ट करता है आर्टरी और नर्व को, हमारे ऑर्गन्स को कितना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नाइट वर्क, एलार्जिनिन वो लचीला बनाने का काम करता है नसों को, तो हमारा सप्लाई पूरा फ्लो बॉडी का बहुत अच्छा रहता है। यस, तो और कुछ छूट गया हो तो अगली बार में कवर कर लेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा। पैंक्रियास ग्रंथि मतलब अग्नाशय क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम आने वाली चीज है। कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, ये सारी चीजें सीखी। यदि ये खराब हो जाए तो डायबिटीज हो सकती है या एब्डोमिनल डिस्टरबेंस हो सकता है, ये सीखा। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सीखा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो नहीं आया है तो शाम को और अटेंड करेंगे तो आएगा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो हम ट्यूसडे को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर।